हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आपके सेकंड ग्रेड और जो स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड दोनों के सिलेबस आरपीएससी ने बदल दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, जो लोग लंबे समय से तैयारी में लगे हैं उनके मन में ये क्यूरियोसिटी रहेगी कि कौन सी राह ज़्यादा आसान होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि राह दोनों ही आसान ही है। आरपीएससी थक चुकी है पुराने सिलेबस पे प्रश्न पूछ पूछ के, और जो पेपर सेटर्स थे उनको भी काफ़ी डिफिकल्टी आ रही थी। जितना स्कोप बनता है एक टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछने के, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो ऑलरेडी पूछ चुके थे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, आपका जो ग्रेड 2 का नया सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और देखते हैं कि ये सिलेबस आपके लिए आसान रहेगा या कंपैरेटिवली पिछले साल से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ है। जो पुराने सिलेबस से कंपेयर करके देखेंगे कि ये जो नया सिलेबस है वो आसान है या डिफ़िकल्ट है ना। तो मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक ग्रेड 2 के सिलेबस की चर्चा हम इस सेशन में करेंगे, तो ग्रेड 2 का सिलेबस दोस्तों काफ़ी आसान हुआ है। पहले जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें थी, अमूर्त चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ती थी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सिलेबस में 15 इंडियन राइटर्स थे, तो कहने को तो सिलेबस में सिर्फ इतनी सी बात लिख दी थी कि मेजर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, लेकिन वो 15 राइटर्स के इतने सारे वर्क्स हो जाते थे। आपको उनकी थीम समझनी होती थी, आपको उनके कैरेक्टर समझने होते थे, है ना। तो ये सारे जो राइटर्स के वर्क्स आपको देखने होते थे, 15 राइटर्स के मेजर जो भी उनके वर्क्स रहे हैं, वो अब काम आसान हुआ। अब काफ़ी कॉन्क्रीट है सिलेबस। अब आपको कुछ नई चीज़ें आपको लगेगी कि नया जोड़ा गया है, लेकिन ये बेसिकली आपको फैसिलिटेट करेगा, आपको और ज़्यादा सुविधा होगी पढ़ने में और काफ़ी आसान सा लगेगा। तो सेकंड ग्रेड का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखते हैं क्या इस सिलेबस में खास बातें हैं। ये आरपीएससी जो सिलेबस अभी जारी किया उसी का पीडीएफ है। देखो, इसका पार्ट फर्स्ट है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में। वो सेम जैसा है, केवल आपको इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं दिखेगा और हो सकता है कि आपको लगे कि इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस रिमूव कर दिए गए हैं, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस रिमूव नहीं हुए दोस्तों, क्योंकि जो टेंसेस हैं तो टेंसेस के अंतर्गत वो ये टॉपिक आराम से पूछ सकते हैं। तो उसका अलग से कोई लिखने का सिग्निफिकेंस वैसे भी नहीं बनता था और आपको इसमें बिल्कुल खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि कंडीशनल सेंटेंसेस अब नहीं आएंगे, वो टेंसेस में पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। बाकी आप देखिए, सरसरी तौर पे देखें, ग्रामर एंड यूसेस की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले भी था आपके पुराने सिलेबस में, नए सिलेबस में भी है। नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स एज इट इज है, कोई इसमें चेंज है नहीं, नो चेंज, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स पहले भी थे, अभी भी हैं, तो ये भी नो चेंज। चेंजेस कहाँ हुए उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद टेंसेस हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं, तो नो चेंज। नेक्स्ट आपके यूज ऑफ प्रेपोजिशंस पहले भी थे, अभी भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो चेंज। उसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरीज आपके पहले भी थी, इस बार भी हैं, कोई चेंज है नहीं इसमें, नए सिलेबस में भी एज इट इज हैं, ये भी नो चेंज। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आपके पहले भी थी, अभी भी हैं, तो ये भी नो चेंज। ग्रामर में चेंज का स्कोप बहुत कम है। मेजर चेंज सिर्फ इतना है ग्रामर में कि जो फ्रेज एनालिसिस का आपका टॉपिक था एमएचएम, मॉडिफायर्स, हेडवर्ड एंड मॉडिफायर्स, वो हटा दिया गया, तो एक तरह से आसान की गई है ग्रामर। सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन में सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, उसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस रखे गए हैं, ठीक है, पहले भी यही था, तो ये नो चेंज है, ठीक है ना। और सिंपल पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सिंपल को ही आप या तो सबऑर्डिनेट करके कॉम्प्लेक्स बनाओगे या दो सिंपल सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेट करके आप कंपाउंड बनाओगे, है ना। तो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाने का मतलब ये है कि सिंपल तो पढ़ना ही है, तो सिंपल इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं, ओके। फिर ट्रांसफॉर्मेशन की बात है दोस्तों, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव पहले भी थे, अभी भी हैं, ठीक है, कोई चेंज इसमें है नहीं, नो चेंज, ओके। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एज इट इज हैं, नरेशंस एज इट इज हैं, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन में नो चेंज, ठीक है। तो कुल मिला के ग्रामर सेम है।
अब देखिए वोकैबुलरी सेक्शन में एक एडिशन हुआ है। एक एडिशन क्या हुआ है, एक प्लस हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहले आपके सिलेबस में वन वर्ड्स नहीं थे दोस्तों, इस बार आपको एक एडिशन यहां पे मिलेगा। बाकी देखिए फ्रेजल वर्ब नो चेंज है, ठीक है। प्रोवर्ब्स एंड इडियमेटिक एक्सप्रेशन पहले भी थे तो नो चेंज। वर्ड्स ऑफन मिसस्पेल्ड एंड कंफ्यूज्ड, ये भी कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं, सेम हैं, तो ये भी नो चेंज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये एक एडिशन है दोस्तों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक नया आपके वोकैबुलरी सेगमेंट में डाला गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स पहले भी थे, नो चेंज। और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, अब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के साथ आपको पता है, आपको एक टॉपिक बहुत परेशान करता था, स्पेशली जो सीनियर टीचर ग्रेड 2 के एस्पायरेंट्स थे उनको परेशान करता था। कौन सा टॉपिक? वर्ड स्ट्रेस, वो रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पे आसान हुई है ना राह, ये आपके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में नो वर्ड स्ट्रेस, पहली बात ये ध्यान रखने की है। तो यहाँ पे राह क्या हुई है? आसान हुई है। तो कुल मिलाकर देखें तो यहां तक ग्रामर की बात आती है, आपका सफर थोड़ा कम हुआ है। अब आपको उतनी दूरी पे नहीं चलना है। आई मीन जो आपका एमएचएम टॉपिक है फ्रेज एनालिसिस का, वो एक तो रिड्यूस कर दिया गया है, उसको कम कर दिया गया है या रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, कम नहीं किया गया, पूरा हटा ही दिया गया है। और दूसरी बात आपके क्या ध्यान में आ रही है? कंडीशनल सेंटेंस को मर्ज कर दिया गया, टेंस के अंतर्गत ही मान लिया गया है और वो पूछा जाएगा। आपको याद रखें, ऐसा नहीं कि रिमूव कर दिया गया है, वो टेंस में आ जाएगा। वोकेबलरी सेगमेंट में सिर्फ एक नई चीज आई है, तो वर्ड स्ट्रेस कम हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ग्रामर में कम हुआ है। ऑफ कोर्स अभी जो आपके लेक्चरर का एग्जाम है, स्कूल लेक्चरर का फर्स्ट ग्रेड का, उसमें ये टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉन्कर्ड, इसमें सेकंड ग्रेड में नहीं है। तो पहले था, तो कहने का मतलब ग्रामर में भी एक टॉपिक कम ही हुआ है। कौन सा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्लस आपके एमएचएम, तो दो टॉपिक्स कम हुए। रिड्यूस्ड, क्या कम हुए? दो, एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये कम हुआ है, और एक एमएचएम, आपके दो टॉपिक्स कम किए गए हैं। फिर बात करें प्रोनाउंसिएशन बेस्ड टॉपिक जो थे, उनमें आपके कौन सा टॉपिक कम कर दिया गया है? वर्ड स्ट्रेस। तो ये तीन चीजें तो आपके जाहिर सी बात है दिखती दिखती सी कम हुई है। और बड़ा सिर्फ क्या है? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जो बड़ा है ये एडेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये बड़ा है। बाकी जो ग्रामर वाला सेगमेंट जिसमें आमतौर पे 65 क्वेश्चंस आते हैं, इनमें कोई खास आपको चेंज देखने को नहीं मिल रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं, सिलेबस में आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की बात आती है, पार्ट सेकंड पेपर का। इसमें भी ग्रामर है प्लस कुछ लिटरेरी फॉर्म्स एंड डिवाइसेस एंड टेक्निक्स जो अपन सीनियर सेकेंडरी लेवल स्कूल्स के जो सिलेबस में नहीं मिलती, उसको ये लोग पुकारते हैं ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की चीज़ें, ठीक है। तो ग्रामर, यूजेस एंड लिटरेचर, इन तीनों की बात करते हैं। तो बेसिक सेंटेंस पैटर्न जो आपके 7 थे वो अभी भी हैं। जो 7 बेसिक सेंटेंस पैटर्न थे तो एज इट इज़ रखे गए। क्लोज एनालिसिस आपके इन टर्म्स ऑफ स्पोका या स्पोका, ये क्लोज एनालिसिस पहले भी था, अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं, सेम बातें हैं। फिर उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देखो यहाँ पे क्या रिमूव कर दिया गया है? यहाँ पे पहले आपके पुराने सिलेबस में एमएचएम था, फ्रेज एनालिसिस, ये रिमूव कर दिया गया है ना। तो यहाँ पे भी राहत दी गई है। क्लोज एनालिसिस मेंटेन रखा गया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी, अब देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पेसेस हैं प्रोज का,
अनसीन पैसेज होता है। अप्रॉक्सीमेटली इस पैसेज के ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चंस होते हैं, वो अभी भी मेंटेन्ड है, सेम है। और पोइट्री अप्रिशिएशन, ये पोइट्री का एक तरह से एक्सट्रैक्शन होगा, है ना, पोइट्री का एक्सट्रैक्ट होगा। ये इसके ऊपर भी आमतौर पर 5 क्वेश्चंस होते हैं, ये एज इट इज मेंटेन्ड हैं, ठीक है। तो इसमें कोई खास चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, एज इट इज हैं, केवल एक MHM को रिमूव किया गया है। उसके बाद एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स, डिवाइसेस एंड टेक्निक्स, ये भी लगभग पहले था, आपने पढ़ा हुआ है जो पुराने सिलेबस में। आपके देखो लिटरेरी जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उसमें सिमिली थी, अभी भी हैं, मेटाफर था, अभी भी हैं, पर्सोनिफिकेशन पहले भी था, अभी भी हैं। ये नया एडिशन है। पन जो है वो पहले नहीं था। पन बहुत छोटी चीज है ना, बहुत छोटी चीज है, कोई ज़्यादा लंबी चीज नहीं है, स्लैश है, ठीक है ना। ये एक अलंकार का एक फॉर्म है फिगर ऑफ स्पीच में। बाकी हाइपरबली आपके पहले भी था, एग्जेजरेशन या हाइपरबली पहले भी था, अभी भी है, एलिट्रेशन है, और ओनोमेटोपोइया पहले भी था, अभी भी है। अब ये तो हो गए फिगर्स ऑफ स्पीच, कितने हैं? 7 फिगर्स ऑफ स्पीच, या यूं कह दीजिए लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस, सिर्फ 7 है, तो कोई ज्यादा नहीं है। केवल एक एडिशनल चीज आपन, ये स्लैश वाला आपको देखने को मिल रहा है। ये बहुत छोटी सी चीज है, कोई खास नहीं है, मुश्किल से 2-4 एग्जाम्पल आपको देखने होते हैं, ठीक है। फिर ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, इसमें एक ये एडिशन, पहले आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहीं और पढ़ते थे, यहां पे नाम डाल दिया गया है। ये जॉनर्स कह दो, फॉर्म्स कह दो। तो इसमें देखो सोनेट पहले भी था, अभी भी है, ओड पहले भी थी, अभी भी है, एलिजी पहले भी थी, अभी भी है, बैलेड पहले भी था, अभी भी है, सोलिलोकी पहले भी थी, अभी भी है, सोलिलोक्वाई जो है पहले भी थी, अभी भी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग पहले भी था, अभी भी है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आप कहाँ पढ़ते थे? वर्जीनिया वुल्फ और वो नोवेल में, जैसे गोथिक और वो नोवेल की इंटरनल वैरायटी थी ना, वहाँ पे जो चीज़ थी वो एक्चुअली ये मूवमेंट में था, पहले टॉपिक है ना, लिटरेरी मूवमेंट में पूछते थे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब उसको अलग से यहाँ पे एक फॉर्म मान लिया लिटरेचर का, उसमें पूछेंगे। तो ये एक एडिशन है, यहाँ पे एडिशन नहीं कहूँगा क्योंकि पहले भी आप पढ़ते थे, अभी भी आपको पढ़ना ही है, तो इसे एडिशन नहीं मानेंगे, इस यहाँ डाल दिया गया, ये छोटा सा चेंज है। उसके बाद देखो मेजर लिटरेरी पीरियड्स पहले भी आप लोग पढ़ते ही थे, और अभी भी आपको सारा सेम ही है लगभग, उल्टा एक चीज़ रिमूव की गई है। देखो रेनेसेंस पहले भी था, अभी भी है, मेटाफिजिकल पहले भी था, अभी भी है, जैकोबियन पीरियड पहले भी था, अभी भी है, नियो क्लासिकल पीरियड पहले भी था, अभी भी है, रोमांटिसिज्म या रोमांटिक पीरियड पहले भी था, अभी भी है, विक्टोरियन एज पहले भी थी, अभी भी है। मॉडर्न के बाद आप अगर सेकेंड ग्रेड का पुराना सिलेबस देखें तो उसमें एक पोस्ट मॉडर्न पीरियड था, वो रिमूव कर दिया गया है, पोस्ट मॉडर्न। ये फर्स्ट ग्रेड में तो रखा गया, सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में हटा दिया गया है। तो ये एक और राहत ही समझो आप, अभी नया कुछ आया नहीं इनमें। एक पन जरूर ऐड हुआ है फिगर्स ऑफ स्पीच में या लिटरेरी डिवाइसेस में, बाकी सेम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। फिर एन एक्वेंटेंस विद मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स। अब देखो रोमांटिसिज्म पहले भी था, गॉथिक नॉवेल पहले भी था, प्री रैफेलाइट मूवमेंट पहले भी था, रियलिज्म पहले भी था, और एग्जिस्टेंशियलिज्म पहले भी था, अभी भी है। तो इसमें भी कुछ खास चेंज है नहीं, ये ऑलमोस्ट सेम है, नो चेंज एट ऑल, ठीक है। उसके बाद देखो पोइट्री। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो ड्रास्टिक चेंज आप कह सकते हो सिलेबस में यह है,
जैसा कि मैंने इस सेशन के बिगिनिंग में आपसे बात की कि जो 15 मेजर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश थे, वो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट सा एक पॉइंट दिया था सिलेबस में। और पहले क्या, इनिशियल जब उस पर पेपर बनाने शुरू हुए थे 2011 से लेके ये जो कारवा चला था 2024 तक का, इसमें क्या था कि मेजर इंडियन राइटर्स जैसे जैसे एग्ज़ाम होते गए, पेपर सेटर्स के पास पूछने को ज़्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं। तो जब इनिशियल फेज पे सरफेस पे क्वेश्चंस उठा लिए गए केवल पॉइंट्स और राइटर्स के बारे में, बाद में जैसे जैसे पेपर्स होते गए उनके जो वर्क्स हैं, उनके कंपोजिशंस हैं, चाहे पोइट्री हैं चाहे प्रोज हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछने लग गए। धीरे धीरे वो कैरेक्टर्स पे आ गए। ऐसे करके जो पूछने का स्कोप था वो बहुत कम हो गया। और स्टूडेंट के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी कि यार हम इंडियन राइटर्स के बारे में पढ़ें, उनके वर्क्स के बारे में पढ़ें, क्योंकि 15 राइटर्स हैं, उन्होंने दुनिया भर का वर्क लिखा है। तो उनके सारे जो कंपोजिशंस हैं, उनकी पोइट्री हैं चाहे उनका प्रोज हैं, उसको डिटेल में पढ़ें कि केवल राइटर्स के इंट्रोडक्शन तक सीमित रहें, तो एक्चुअली बहुत लंबा सिलेबस हो जाता था। जैसे मान लो कहने को तो निज़िम एज़िकिल की बारे में उन्होंने लिख दिया, निज़िम एज़िकिल को आपको पढ़ना है, अरुण कोलात्कर को पढ़ना है, कमला दास को पढ़ना है, या रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ना है, या सर अरबिंदो को पढ़ना है। लेकिन सर अरबिंदो के बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स रहे हैं, तो उनको कितना पढ़ें, पूरा पढ़ें कि केवल कैरेक्टर्स पढ़ें कि समरी पढ़ें, कि ये एक डिलेमा हमेशा रहता था। ये अब दूर कर दिया गया, उल्टा बेहतर किया गया है। देखो शेक्सपियर का इन्होंने एक सोनेट 30 दे दिया, वेंट टू द सेशंस, ये एक सिंपल सा 14 लाइन्स का एक सोनेट है। जॉन मिल्टन का ऑन इज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, ठीक है, ऑन इज 23rd बर्थडे, ये एक पॉइम दे दी है। जॉन डन की द सन राइजिंग ग्रेजुएशन लेवल पे आमतौर पर हम सबके पढ़ी हुई होती है, तो आसान सी है। जॉन ड्राइडन का ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे, ये भी आमतौर पर हम लोग पढ़ रखे होते हैं ग्रेजुएशन में। विलियम वर्ड्सवर्थ का द सॉलिटरी रीपर, ये एक पोएम है। जॉन कीट्स का ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी पढ़ी हुई होती है, आमतौर पर ग्रेजुएशन लेवल पे सबके पढ़ी हुई होती हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग की द लास्ट राइड टुगेदर, ठीक है। अल्फ्रेड टेनिसन का यूलाइसिस, ये एक बड़ी सी पोएम है, ये कंपैरेटिवली लार्ज पोएम है। टी.एस. इलियट की द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफॉक, इनका भी एक पोएम दिया गया है। पैब्लो नेरुदा का कीपिंग क्वाइट, अगर आपने 12th के सिलेबस में देखा होगा ढंग से तो आराम से पता चलता है कीपिंग क्वाइट। निसिम एज़िकियल की द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये इंडियन राइटर्स जो पढ़ के जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में पहले थी है, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ऑलरेडी थी। और वैसे निसिम एज़िकियल को अपन पढ़ते हैं तो ये तो उनकी प्राइम एक रचना है, सबके पढ़ी हुई होती है ग्रेजुएशन लेवल पे। कमला दास की 12th की बुक में अभी भी चलती है सीबीएसई सिलेबस में, माई मदर एट 66, बहुत आसान सी छोटी सी पोएम है। और अरुण कोलात्कर का द बस। तो कहने का मतलब ये जो 13, अभी तक तो 13 हैं और इसमें देख लेते हैं, हाँ 14, 15, ये 15 पोएम्स हैं जो काफ़ी क्लियर हैं। जैसे सर अरबिंदो की द पिलग्रिम ऑफ द नाइट, ये फर्स्ट ग्रेड में भी हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी हैं, कॉमन है ये। कौन सी? सर अरबिंदो की द पिलग्रिम ऑफ नाइट, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी है। और सेकंड, ये एक ही चीज़ है लिटरेचर में जो कॉमन है, बाकी लिटरेचर के जो एरा है, पीरियड्स हैं, वो दोनों में कॉमन है। काफ़ी कुछ कॉमन भी मिलता है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टेक्स्ट की बात करें तो द पिलग्रिम ऑफ नाइट एकमात्र ऐसा टेक्स्ट है, पोएटिक टेक्स्ट जो दोनों में है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है। और तरु दत्त का द कैसोरिना ट्री, ये भी पढ़ रखी होती है आमतौर पर, है ना, ग्रेजुएशन लेवल पे सबके सिलेबस में होती है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, आमतौर पर होती है। तो ये 15 पोएम्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा आसान काम हुआ। आसान इसलिए हुआ है कि पहले तो 15 राइटर्स थे, उनके बारे में पूरा पढ़ो, उनकी डिटेल पूरा पढ़ो, कौन से अवार्ड्स उनको मिले हैं, कब मिले हैं, कौन कहाँ पैदा हुआ, डेथ कहाँ पे हुई, मेजर उनके वर्क्स कौन कौन से रहे, इतने सारे नाम, इतने सारे ईयर्स, वो याद करना दिक्कत था।
तो आसान रहता कंपैरेटिवली। और अभी चूंकि सिलेबस नया है दोस्तों, तो एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि जब कोई सिलेबस नया इंट्रोड्यूस होता है और उसके ऊपर पेपर सेटर बैठते हैं पेपर बनाने, तो शुरू शुरू में तो सरफेस से ही क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं। तो ये बेनिफिट वाली बात है कि हमेशा जब सिलेबस नया आता है तो मैं कहता हूँ आसानी रहती है, क्योंकि उसमें अंदर से खोद खोद के पूछने वाली बातें इनिशियल फेज में नहीं होती। तो राह काफ़ी आसान हुई है। जहाँ तक मेजर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश की बात है और नया सिलेबस में जो ये पोइट्री या प्रोज डाला गया है, ये काफ़ी राह आसान बनाता है, इसको आप डिफ़िकल्ट मत मानिए। फिर रही बात प्रोज की, तो ऐसे ही कुछ प्रोज बिल्कुल देखो एकदम वेल डिफाइंड सिलेबस है कि हम इन चीज़ों के बारे में ही क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। पहले क्या था, एक एब्स्ट्रैक्ट था, अमूर्त था कि कहाँ से वे कोई भी, जैसे अपन तो राइटर पढ़ के गए और राइटर का कोई वर्क और उसके अंदर का कोई कैरेक्टर और कैरेक्टर का कोई साइकी से जुड़ा कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो वो बहुत डिफिकल्ट होता था। जाहिर सी बात है, बहुत पढ़ना पड़ता था, लंबा हो जाता था। एक 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 सबसे बड़ी दुविधा यह होती थी कितना पढ़ें। अरुण कोलातकर हैं तो अरुण कोलातकर को कितना पढ़ें भाई, कोलातकर साहब के बारे में पढ़ें कि कोलातकर साहब के सारे जो वर्क्स हैं वो भी पढ़ें। अब उन्होंने तो खूब सारा लिख दिया, सर रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत वाइड रेंज ऑफ लिटरेचर है, तो वो कितना पढ़ें, ये एक दिक्कत होती थी। उनके प्लेस भी हैं, उनकी पोइट्रीज भी हैं। अब ऐसा कुछ नहीं करना हमें, तो आसान मामला है। फिर प्रोज में देखो, फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज, ये पहले फर्स्ट ग्रेड में था, पहले फर्स्ट ग्रेड में था, अब इधर डाल दिया गया। कोई बात नहीं, ऐसे हैं। जोसेफ एडिसन का मेडिटेशंस इन वेस्टमिंस्टर एबी, ये भी एक ऐसे हैं। चार्ल्स लैम का माई रिलेशंस ऐसे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का फ्रीडम है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये काफ़ी साइकोलॉजिकल प्लस वाइड रेंजिंग चीज़ है। उसके बाद अल्फोंस डॉडे का द लास्ट लेसन, ये 12th क्लास का अभी का सिलेबस है ना, उसमें फर्स्ट चैप्टर ही है, बहुत आसान है। और पर्ल एस बक का द एनिमी, ये प्रोज हैं, 6 हैं एसेज। तो 15 and 6 21 टेक्स्ट है। और उसके बाद में फिक्शन, फिक्शन में आमतौर पर नॉवेल्स होती हैं। तो चार्ल्स डिकिंस की अ टेल ऑफ टू सिटीज़ काफ़ी पॉपुलर नॉवल, और एक इंडियन राइटर, ये तो ब्रिटिश हो गए चार्ल्स डिकिंस, और आर के नारायण हो गया आपके इंडियन राइटर। मालगुडी डेज, इनकी वैसे भी हमें मालगुडी डेज के बारे में जानना ही पड़ता था क्योंकि आर के नारायण हमारे 15 राइटर्स में इंक्लूडेड थे। तो ये भी 2 नॉवेल्स, तो टोटल हो गए आपके अभी तक 23। अब 2 ड्रामा, ये देखो विलियम शेक्सपियर का मकबैथ, ये पहले फर्स्ट ग्रेड में था, ये यहाँ आ गया है। मकबैथ साहब पहले फर्स्ट ग्रेड में थे, अब इधर पहुंच गए हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक आसान सी बात है। और चूंकि पढ़ा हुआ होता है, आमतौर पर एस्पायरेंट सेकंड ग्रेड भी देते हैं, फर्स्ट ग्रेड भी देते हैं, तो लिटरेचर काफ़ी पढ़ा हुआ होता है, तो ये कोई ख़ास बात है नहीं। और वैसे बहुत लंबा है मकबैथ। और ये एंटोन चेखोव का अ मैरिज प्रपोजल, ठीक है ना। ये भी कोई वैसे चेखोव साहब का अगर पुराना सिलेबस आप बोर्ड का देखें तो उसमें एक प्ले था, उसका है, रशियन राइटर हैं चेखोव, उनका है अ मैरिज प्रपोजल। ये आपको दोनों पढ़ने होते हैं। ये कंपैरेटिवली छोटा है, एंटन चेखोव का मैरिज प्रपोजल, और मकबैथ काफ़ी बड़ा है। तो कुल मिला के 2 ड्रामा हैं, 2 ड्रामाज। ये आपके हो गए, देखो साहब, 15 पॉइंट्स, 6 एसेज, ये हो गए 21, और उसके बाद ये 23, 25, टोटल 25 टेक्स्ट हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, 25 टेक्स्ट इन टोटल। और ये काफ़ी एक पिक्चर क्लियर हो जाता है कि भाई मुझे क्या क्या पढ़ के जाना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब नया सिलेबस डिज़ाइन होता है या फ्रेम होता है तो हमेशा एस्पायरेंट के फेवर में होता है। एस्पायरेंट्स को ज़्यादा इधर उधर हाथ मारने की ज़रूरत नहीं होती, उनके पास एक क्लियर रोड होती है कि भाई यहाँ पे मुझे मेरी जर्नी करनी है और ये चीज़ें मुझे देखनी हैं। तो मैं मानता हूँ ये आसान ही रहता है, ठीक है।
बजाय उसके जो एब्स्ट्रैक्ट हो एकदम एक तरह से कह सकते हो कि धुंधला सा, जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं चले, है ना, तो वो वाली बात नहीं है। अगली बात है टीचिंग मेथड्स की। इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, देखो बेसिक प्रिंसिपल पूछा है और आगे कुछ भी नहीं दिया है। पहले क्या था, सिलेक्शन था, ग्रेडेशन था, ये सब चीज़ें 4 पॉइंट्स थे, अब वो हटा दिए गए हैं, तो यानी सारा पढ़ना पड़ता है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, डेवलपिंग द 4 लैंग्वेज स्किल LSRW। लेकिन ये LSRW के बारे में इन डिटेल पढ़ना, इन डिटेल इस तरह से कि लिसनिंग इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं वो सारी पढ़नी पड़ेगी। रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए या स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए, राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, गाइडेड राइटिंग, और वो सब पहले तो एक इशारों में था सिलेबस में। यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर लिया गया है, एक तरह से धुंधलापन लाया गया है यहाँ पे, यानी कंप्लीट पढ़ना पड़ता है। अगली बात, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज फॉर्म्स। ये पहले भी था, एज इट इज़ प्रोज, पोइट्री, ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये पहले भी सेम था। अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ इंग्लिश में देखो पहले अलग अलग पॉइंट में थे, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, कम्युनिकेशन, इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये पहले भी थी। तो ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इवेल्युएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये रीट में आपको मिलता है, वो यहाँ आ गया। तो इसका मतलब सारी जो इवोल्यूशन टेक्निक्स हैं, सारी इवेल्युएशन टेक्निक्स के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे रीट में पढ़ते हैं आमतौर पर। तो ये सेम हो गया रीट की तरह, एज इट इज़, कोई इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। पहले क्या था, टेस्टिंग शब्द दिया हुआ था कि कैसे स्टूडेंट की नॉलेज एक्वायरिंग को टेस्ट करेंगे, तो पहले टेस्टिंग सबसे था, अब ये लैंग्वेज सब। तो ये कोई ज़्यादा टीचिंग मेथड्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हल्का सा एरिया बढ़ाया हुआ है। इसमें थोड़ा सा वाइड आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले कुछ चीज़ें एकदम क्लियर थी, कॉन्क्रीट थी, अब थोड़ा सा इसमें वेगनेस लाई गई है। देखो, ये एक वेगनेस पैदा करने वाला बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, इसमें सब कुछ पढ़ना होता है, सारे प्रिंसिपल्स। तो ये पहले 4 ही थे, अब वो नहीं है, ठीक है ना। और अब 4 हैं, लेकिन 4 के साथ जितने भी हैं वो सारे पढ़ने होते हैं। बाकी इसमें भी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्टूडेंट्स की इम्प्रूव करने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ हैं या डेवलप करने की स्ट्रेटजीज़ हैं वो पूरा पढ़ना पड़ता है। बाकी तो सेम है, ऑलमोस्ट कोई खास चेंज है नहीं। और अब इसमें देखो बाकी सब कुछ सेम है। मोटा मोटा हम पिक्चर देखना चाहें दोस्तों, तो मोटा मोटा पिक्चर ये है, देख लेते हैं। मेरा ये मानना है कि बैलेंस होता है पेपर में, 65 क्वेश्चंस होते हैं, 65 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रामर सेक्शन। इसमें 65 की बजाय मैं कहता हूं अपन 60 कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर करते हैं। 60 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रामर पोर्शन, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आप मान लीजिए वो बेस्ड ऑन अनसीन पेसेस, ठीक है। ये तो ग्रामर वाला सेगमेंट है। और अब आप इसमें साथ साथ ऐड कर सकते हैं वोकैबुलरी वाला। वोकैबुलरी इसमें क्या है, इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, वोकैबुलरी के ऊपर बेस मेरे हिसाब से 10 to 12 क्वेश्चंस आने चाहिए। 10 to 12 क्वेश्चंस इसमें आप इंक्लूड कर लीजिए। अगर वोकैबुलरी अगर अलग से लेकिन इंक्लूडेड छोड़ो, ग्रामर से अलग हटके देख लें, तो 10 to 12 क्वेश्चंस वोकैबुलरी बेस्ड हो सकते हैं, और होने चाहिए, इतने हो सकते नहीं, होने चाहिए। उसके बाद में आप समझ लीजिए 65 क्वेश्चंस हैं
65 नहीं, आप ऐसे कहिए, चूंकि ये 10 अब हमने अलग से बना लिया 10 to 12, तो आप मान लीजिए 45 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिटरेचर। अब लिटरेचर में जो कुछ भी हैं आपके, हमने अभी 25 टेक्स्ट देखे, उनके ऊपर मान लीजिए, प्लस इसमें पोइट्री एप्रिसिएशन मान लीजिए, जो पोइट्री का एक्सट्रैक्ट देते हैं ना, पोइट्री एप्रिसिएशन 5 क्वेश्चन ये मान लीजिए 50 हो गए, ठीक है ना। उसी तरह से 20 क्वेश्चंस ये टीचिंग मेथड्स और वो फोर्थ जो आपका पार्ट है, टीचिंग मेथड्स, अप्रोचेस, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश या सेकंड लैंग्वेज, प्रिंसिपल्स मान लीजिए, सिद्धांत प्रिंसिपल्स के ऊपर मान लीजिए, ये सारे, या इवेल्युएशन के ऊपर मान लीजिए, जो भी वो आपने फोर्थ जो ये देखा था ना लास्ट वाला सेगमेंट, ये वाला, ये टीचिंग मेथड वाला पोर्शन, इसके ऊपर आप मान, इसमें फिक्स होता है 20 क्वेश्चन देने ही देने होते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल आपका सीन ये रहता है कि 60 के आसपास ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस अनसीन पेसेज पे, 10 to 12 क्वेश्चंस वोकेबलरी पे, 45 क्वेश्चंस आपके जो भी पोइट्री हैं, प्रोज हैं, ड्रामा है, नॉवेल्स हैं, इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। 5 क्वेश्चंस पोइट्री एप्रिसिएशन जो एक एक्सट्रैक्ट देते हैं उसके ऊपर। अब इसमें देखो फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह सारा इंक्लूड हो जाता है 45 क्वेश्चंस में। और वैसे अगर आप अलग अलग टॉपिक वाइज देखें ना, तो भी वेटेज किस तरह से बनता है, आप टॉपिक वाइज देखें तो भी आपके इस तरह से बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस 3 मान लीजिए, आर्टिकल्स डिटर्मिनर के ऊपर बेस्ड 3 हो जाते हैं, टेंस के ऊपर बेस्ड मिनिमम 3 to 4 होते हैं, 4 कर लीजिए, प्रेपोजिशंस 3 to 4 होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज 3 to 4 होते हैं, डिग्रीज 2 क्वेश्चन मान लीजिए, सबऑर्डिनेशन 2 या 3 2 मान लीजिए, चलिए ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मिला के 6 क्वेश्चंस मान लीजिए, 6 कम है, आप 8 मान लीजिए इसके ऊपर। ऐसे करके फ्रेजल वर्ब के ऊपर 3 क्वेश्चंस हैं, प्रोवर्ब्स एंड इडियोमेटिक, ऐसे आराम से आप मान लीजिए 60 क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिला लें, सिनोनिम एंटोनिम मिला लें, 2 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम के, फोनेटिक के 3 क्वेश्चंस मान लीजिए, वन वर्ड के 2 क्वेश्चन मान लीजिए, ये 2 क्वेश्चन वर्ड्स ऑफन मिस स्पेल्ड एंड कंफ्यूज ये वाले मान लीजिए, प्रोवर्ब्स एंड इडियोमेटिक के 2 मान लीजिए। ऐसे करके वोकेबलरी भी आप देखो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 9 और 2 11 और 3 14, ये 14 क्वेश्चन तो इधर से ही निकल जाते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ग्रामर के हैं 3 और 3 6 और 4 10 और 3 13 और 16 और 2 18 और 2 20 और 20 और 8 28, ये 28 क्वेश्चन इधर से हो गए, है ना। फिर और भी टॉपिक्स हैं आपके, जैसे ये स्टैंडर्ड में ग्रामर ये आ गई, बेसिक सेंटेंस पैटर्न है, इसके भी आप मान लीजिए 3 क्वेश्चन, इसको का भी आप मान लीजिए 3 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 मान लीजिए, पोइट्री अप्रिशिएशन के 5 मान लीजिए। ऐसे करके 65 क्वेश्चंस आराम से बनते हैं। फिर फिगर्स ऑफ स्पीच आपके जो लिटरेरी डिवाइसेस कह दो, फॉर्म्स कह दो, ये बहुत सारे हैं। देखो 7 प्लस ये कितने हो गए, 14 हो गए। तो 14 के ऊपर मान लीजिए आप किसी भी 5 चीज़ के ऊपर ये 5 क्वेश्चंस इन पे बनते ही हैं, मिनिमम 5 क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर इतना सारा आपके सिलेबस में ये लिटरेरी पीरियड्स हैं, लिटरेरी मोमेंट्स हैं, मान के चलिए ये सारे टॉपिक जो हैं 7 और 5 12 टॉपिक्स हैं। तो 12 टॉपिक्स में से इन दोनों को कंबाइन में बता रहा हूँ, मिनिमम आपके 10 क्वेश्चंस बनते हैं। तो 10 क्वेश्चंस इनमें से आप निकाल लीजिए, ऐसे बनते हैं। ऐसे करके एक बैलेंस रहता है। आप यूँ मोटा मोटा अगर क्लासिफिकेशन करना चाहो तो 65 क्वेश्चंस मान लीजिए ग्रामर प्लस पैसेज के,
और नेक्स्ट 65 क्वेश्चन ये चाहे लिटरेरी पीरियड्स मान लो और पूरा लिटरेचर मान लो, चाहे उसमें पोइट्री मान लो, चाहे प्रोज मान लो, चाहे ड्रामा मान लो, चाहे फिक्शन नॉवेल्स मान लो, ये सारी चीज़ें मिला के फिर 65 क्वेश्चंस होते हैं। और फिर बचा हुआ जो मामला होता है वो 20 क्वेश्चंस का टीचिंग मेथड्स का होता है। तो ये अपना नया सिलेबस है और नए सिलेबस के बारे में सिर्फ इतना ही बात बताना चाहूँगा कि पहले से कंपैरेटिवली जो आपके सीनियर टीचर बनने की राह है वो आसान हुई है दोस्तों। अगर आप पुराना सिलेबस देखें तो उसमें काफ़ी वेगनेस था, अस्पष्टता थी, कितना क्या पढ़ना, ये एक डिलेमा था। अब वो नहीं है, दूर कर दिया गया है। और चूंकि मैंने आपको बताया कि सिलेबस जब नया डिज़ाइन होता है तो पेपर सेटर के पास सरफेस से ही क्वेश्चंस पूछने का एक अच्छा खासा एक उसको दिखता है, स्कोप दिखता है। और जब एक टॉपिक इतना पूछ लिया जाए, अब जैसे उदाहरण के लिए मकबैत सेकंड ग्रेड में डाला है इस बार, है ना, तो सेकंड ग्रेड जो फर्स्ट ग्रेड में पहले से चल रहा है बरसों से, 2011 का जो पहला एग्ज़ाम आरपीएससी ने कंडक्ट किया तब से चल रहा है। तो जितना मकबैत पूछ सकते थे उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे, पूछ लिए। तो आप केवल वही अगर क्वेश्चंस तैयार कर लें तो भी आपका मकबैत का काम तो काफ़ी कुछ हो जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे ड्रामा है तो ड्रामा बहुत बड़ी एक रचना होती है, उसमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन, कोई कैरेक्टर के द्वारा बोला गया स्टेटमेंट है वो पूछ लिया, किसने किसको कहा। तो वैसे तो समराइज पूरा करना ही चाहिए, एक बार पूरा टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, लेकिन इतना आम तौर पर होता नहीं है सारे स्टूडेंट से, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि फर्स्ट पेपर चुनौती बना हुआ ना। बेसिकली अभी जो आरपीएससी में चैलेंज है वो फर्स्ट पेपर है। सब्जेक्ट का जो सेकंड पेपर होता है वो उतना बड़ा चैलेंज नहीं है एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि अभी आपने पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट हाल ही में जो आरपीएससी ने निकाला आपने देखा होगा, केवल 6 कैंडिडेट्स उसमें सेलेक्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सोचिए आप, ये हालत है। तो फर्स्ट पेपर ज़्यादा चैलेंजिंग होने लग गया और इन परीक्षाओं में ग्रेड 2 की या फर्स्ट ग्रेड की, ग्रेड 1 की, इसमें वही एस्पायरेंट निकलते हैं दोस्तों जिनका फर्स्ट पेपर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सेकंड पेपर का एक डर ज़रूर रहता है और वो डर हम धीरे धीरे दूर कर देते हैं, कोई ख़ास बात होती नहीं। लेकिन जो एस्पायरेंट ये जान चुके हैं कि रियल चैलेंज फर्स्ट पेपर है, तो उसकी भी एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। मुझे फर्स्ट पेपर में जो 40% मार्क्स लाने का क्राइटेरियन है मिनिमम, इसको कैसे पार करना है। तो असली चुनौती फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स लाने वाला क्राइटेरियन है, उसको पार करना होता है। ये हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टूडेंट जो अंग्रेजी ठीक ठाक जानता है वो इस सिलेबस में, मेरा यह मानना है, आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस 110 to 120 क्वेश्चंस एक ठीक ठाक इंग्लिश जानने वाला एस्पायरेंट कर लेता है। तो सेकंड पेपर कंपैरेटिवली कम चुनौतीपूर्ण है, फर्स्ट पेपर अभी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है। तो फर्स्ट पेपर पे भी आपको प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, रही बात, हम लोग आपके सपोर्ट के लिए हमेशा आपके साथ हैं। और जैसा मैंने बताया कि नवरात्रा से मैं अपनी क्लासेस रेगुलर शुरू करूंगा, तो आज से हमेशा आपके बीच में 100% आने की मैं कोशिश करूंगा। आज से शुरुआत हो गई है, मैं भी छुट्टियों पे बाहर गया हुआ था, तो आज से शुरुआत की है। सेकंड ग्रेड का सिलेबस डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस भी डिस्कस करूंगा आपसे, उसके क्या प्लस फैक्टर्स हैं, क्या माइनस फैक्टर्स हैं, उस पर बात करेंगे। और फिर रेगुलर हमारी जो क्लासेस हैं इस चैनल पे शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको जो लिटरेरी डिवाइसेस है, फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, उनके बारे में बात करने वाला हूँ इस चैनल पे। फिर जो भी ऐसी पॉइम्स हैं या प्रोज हैं जिस पे आपको दिक्कत होने वाले हैं, वो सारी सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब पे इस चैनल पे आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आपकी राह थोड़ी आसान बने। और पूरी कोशिश करूँगा ऑनेस्टली कि आपके बीच अब रेगुलर आऊँ। तो अगर जिन फ्रेंड्स ने अभी तक ये मेरा चैनल एकेडमिक इंग्लिश जोन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ये ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके सफलता में बहुत सार्थक सिद्ध होगा। और मुझे पता है कि मैं आपकी सफलता में एक बड़ा भागीदार बनने वाला हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अब आपके बीच रेगुलर मैं दिखने को मिलूँगा।